देखिए, जैसे बारिश की जो बूंदें होती हैं, भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों के बहाव का कारण बन जाता है। वैसे ही अगर आप छोटे-छोटे प्रयास करेंगे, तो आपका जो छोटा-छोटा प्रयास है, ये ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। देखिए, आज है 28 फरवरी और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। साथ में जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 18 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, ये कितना हो गया था? तो देखिए, 18 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 632.95 अरब डॉलर हो गया था। देखिए, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसमें चार चीज़ों को प्लस करके इसको हम निकालते हैं कि टोटल विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा। तो विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा संपत्ति, गोल्ड रिजर्व और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एसडीआर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ रिजर्व की स्थिति, तो ये चारों अमाउंट को हम प्लस करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। तो जो 18 फरवरी को सप्ताह समाप्त हुआ था, उस दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 632.95 अरब डॉलर था। और देखिए, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये इस सप्ताह काफ़ी घटा है। जो 18 फरवरी को समाप्त हुआ सप्ताह था, उस दौरान जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये 1.274 बिलियन डॉलर की कमी के साथ 632.95 अरब डॉलर पर पहुंच गया। और देखिए, अगर विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची की बात करें, तो इसमें चौथे स्थान पर भारत है और पहले स्थान पर आपका चीन है। यानी कि सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है। और दूसरा प्रश्न है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह 16% घटकर कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया? तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 43.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर। याद रखिएगा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भी हाल ही में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है अप्रैल से दिसंबर 2021 का। और इस दौरान जो भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो है 16% घटकर कितना रह गया? 43.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर। देखिए, पिछले वर्ष की बात करें समान अवधि की, यानी कि 2020 की बात करें, अप्रैल दिसंबर 2020 की, तो उस दौरान जो है जो एफडीआई अंतर्प्रवाह है, ये 51.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो इससे थोड़ा सा कम हो गया है, 16% का लॉस हुआ है। और जो आपका नया वाला ये आंकड़ा मैंने दिया है अप्रैल दिसंबर 2021, ठीक है, तो इसके दौरान जो भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्प्रवाह ये 16% घटकर पिछले साल की तुलना में जो है सेम ड्यूरेशन की तुलना में जो है 43.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? देखिए, ये चीज़ एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि जो एफडीआई होता है, ये क्या चीज़ होता है? इसको हम सरल शब्दों में जानेंगे और आप इसको आज के बाद जो है ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश जो है, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एफडीआई कहलाता है। जैसे मान लीजिए, अमेरिका की कंपनी है टेस्ला, अगर ये भारत की कंपनी जियो में जो है अपना कुछ निवेश कर रही है, तो इसको हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और देखिए, ऐसे निवेश में कंडीशंस भी होता है। देखिए, ऐसे निवेश से निवेशक को दूसरे देश में उस कंपनी का के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाए और उसका जिसमें उसका पैसा लग रहा है। और साथ में एक कंडीशन ये है कि आम तौर पे ये माना जाता है कि जो एफडीआई होता है, इसका दर्जा दिलाने के लिए कम से कम जो विदेशी कंपनी निवेश कर रही है किसी दूसरे देश की कंपनी में, तो उसको जो है कम से कम 10% शेयर खरीदना पड़ता है। इसके साथ ही उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल हो जाता है 10% शेयर जब वो खरीद लेता है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि अगर कोई बाहर की कंपनी है किसी दूसरे देश में अगर निवेश कर रही है, कम से कम 10% अगर वो शेयर खरीद रही है, तो उसको जो विदेश वाली कंपनी है उसमें कुछ मताधिकार का अधिकार भी मिल जाता है। और इसी को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रीन फील्ड निवेश, दूसरा होता है पोर्टफोलियो निवेश। तो जो आपका ग्रीन फील्ड निवेश है, इसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित की जाती है। यानी कि मान लीजिए, अगर अमेरिका की जो टेस्ला कंपनी है,
अगर ये अपना इंडिया में ब्रांच खोलना चाहती है, अपना खुद का कंपनी बनाना चाहती है, तो इसको कहेंगे हम ग्रीन फील्ड निवेश। इसके तहत ये जो है भारत में यानी कि जो टेस्ला कंपनी है ये अपनी एक नई कंपनी या फिर नई यूनिट स्थापित कर सकती है। तो ये हो गया ग्रीन फील्ड निवेश। और पोर्टफोलियो निवेश हो गया दूसरा। तो देखिए पोर्टफोलियो निवेश जो है इसके तहत किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया टेस्ला ने जो है जियो में कुछ हिस्सेदारी खरीद ली, तो इसको पोर्टफोलियो निवेश कहेंगे। या फिर उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, तो ऐसे होता है। या फिर किसी कंपनी को खरीद लें, जैसे कि मान लीजिए वॉलमार्ट ने किसको खरीदा था, फ्लिपकार्ट को। तो ये था आपका पोर्टफोलियो निवेश। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस यानी कि नेशनल प्रोटीन डे कब मनाता है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस को हम 27 फरवरी को मनाते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया था। देखिए जो आपका प्रोटीन दिवस है, इस दिवस के दौरान प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। तो प्रोटीन के देखिए आपको सोर्सेज पता होंगे, जो हमारी दालें होती हैं, पल्सेस होते हैं, या फिर जो सीड्स वाले जितने भी फ्रूट्स वगैरह हो गए, ठीक है, एक तरीके से सीड ही बोल लीजिए, जैसे कि काजू बादाम या फिर जो भी चीज़ें उनमें प्रोटीन वगैरह भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और दालें जो होती हैं यानी कि पल्सेज होती हैं, ये प्रोटीन का सबसे बेस्ट और सबसे चीप एंड एक तरीके से सबसे सुलभ जो है सोर्स माना जाता है। क्योंकि देखिए दाल हर आदमी खा सकता है। 100 रुपये का अगर 1 किलो दाल लिया तो कम से कम एक हफ्ते तो चलेगा ही। तो इसीलिए जो है दाल को प्रीफर करते हैं प्रोटीन के सबसे बेस्ट सोर्स के रूप में। बाकी काजू बादाम तो बहुत महंगा है, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें भी प्रोटीन है। खैर मैं तो खाता नहीं हूँ। अगला है कि हाल ही में किस तिथि को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई गई। देखिए वीर सावरकर की जो पुण्यतिथि है ये 26 फरवरी को मनाई गई है। और जो आपके वीर सावरकर है, इनका पूरा नाम क्या था, विनायक दामोदर सावरकर। इनको वीर सावरकर के उपनाम से जाना जाता था। और जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। और देखिए जो विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने जो सब मैजिनी जीवन कथा व राजनीति नामक पुस्तक लिखी थी। और इनकी एक और पुस्तक है, देखिए इन्होंने 1857 की क्रांति पर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। और इनकी एक और पुस्तक थी, देखिए जब ये रत्नागिरी में कैद थे, जेल में बंद थे, तो उस दौरान इन्होंने हिंदुत्व हु इज़ हिंदू नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो इनके 3 पुस्तकों के बारे में मैंने बता दिया, इनका जन्म स्थान बता दिया। और 26 फरवरी को याद रखना है, वीर सावरकर की जो पुण्यतिथि है ये मनाई गई है। और ये पैदा कब हुए थे, 26 फरवरी को तो इनका डेथ हुआ था, लेकिन ये पैदा हुए थे 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में। देखिए नासिक जो है ये प्याज के लिए फेमस है। नासिक में अंगूर का प्रोडक्शन भी बहुत होता है। और अगर आप कभी महाराष्ट्र के नासिक में जाइए तो वहाँ की मिट्टी बिल्कुल आपको ब्लैक मिलेगी, एकदम बिल्कुल काली काली मिट्टी होती है। खैर मुझे एक बार जाने का मौका मिला था, मुझे अंगूर की खेती वगैरह भी देखने को मिली थी। आप भी जाइए, घूमिए एक बार। अगला प्रश्न कि सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान शहर कौन सा है। तो देखिए सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान शहर कानपुर है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जिसको उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं। क्योंकि देखिए कानपुर में बहुत सारी कंपनियां हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है, इसके द्वारा कानपुर में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो आयोजन है इसमें 184 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 23 ग्रैंड मास्टर और 30 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शामिल होंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस स्थान पर देवयातनम एंड ओडेसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए जो आपका देवयातनम एंड ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है, इस सम्मेलन का आयोजन हम्पी में किया गया है। देखिए हम्पी के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। हम्पी आपका कर्नाटका में स्थित है, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न एग्जाम में अलग से पूछा गया था कि हम्पी किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटका में स्थित है। देखिए जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है और भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो इन दोनों के द्वारा मिलकर कर्नाटका के हम्पी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवयातनम एंड ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दूं भारत के जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने इस सम्मेलन का हाल ही में उद्घाटन किया। और इस सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य इस मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं को उजागर करना है।
इसका उद्देश्य मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियों के विकास पर विचार विमर्श करना भी है। देखिए, अगर आप हम्पी जाएंगे, यहाँ पे छोटा सा इमेज मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है ये। यहाँ पे जो है देखिए, पहाड़ों को काटकर, बड़े बड़े चट्टानों को काटकर जो है बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर तैयार किया गया है। ये मंदिर बहुत पुराने हैं और इनका इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है। तो कभी देखने जाइए, बहुत ही खूबसूरत है ये। सातवां है कि हाल ही में इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन उपग्रह ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया। तो देखिए, इसरो के चंद्रयान 2 नाम के जो है अंतरिक्ष मिशन ने जो है पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया है। देखिए, जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर है, इसने अपने लार्ज एरिया शाफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास से जो है सौर प्रोटॉन घटनाओं का हाल ही में पता लगाया। और कहा जाता है कि प्रोटॉन इवेंट्स अंतरिक्ष में मनुष्य के लिए विकिरण जोखिम को बढ़ाते हैं, यानी कि रेडिएशन को बढ़ाते हैं। अगला है कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने जो है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया हाल ही में। देखिए, जो आपका सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम है, ये एक संयुक्त रूप से डिज़ाइन की गई परियोजना है जिसका उद्देश्य शहरों के लिए ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन समाधान उत्पन्न करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाता है। नवा प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर आईआईटी मद्रास ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से ओशंस 2022 सम्मेलन की मेजबानी की। तो देखिए, ये शहर चेन्नई है। याद रखिएगा कि जो आपका चेन्नई है, वहाँ पर अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से ओशंस 2022 सम्मेलन की मेजबानी की थी। और इस ओशंस 2022 सम्मेलन की थीम थी इंस्पायर इनोवेट सस्टेन। और देखिए, जो ओशंस 2022 सम्मेलन है, इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, जो ओशंस 2022 सम्मेलन है, ये हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था और इसमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक, मौसम की अनिश्चितता और तटीय कटाव से निपटने जैसे विषयों पर प्रतिनिधियों द्वारा 400 प्रस्तुतियां दी गई थी। और आपको बता दूं, ये जो 4 दिवसीय सम्मेलन था, ओशंस 2022 सम्मेलन, ये 21 फरवरी को शुरू हुआ था और 4 दिनों तक ये चला था। अगला है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए न्यूनतम कितने % की विदेशी हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी दी है। तो देखिए, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने जम्मू कश्मीर के न्यूनतम 51% यानी कि 51% की विदेशी हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति को मंजूरी दी। और ये नीति जो है, ये जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगी और ऐसा करने से जम्मू कश्मीर को अधिक रोजगार सृजित करने और निवेश पैदा करने में मदद भी मिलेगी। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। और देखिए, जो मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 है, फरवरी का अपलोड हो चुका है, इसको आप देख लीजिएगा। उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी 150 प्रश्नों वाली। बाकी पार्ट 2 में भी आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा जब महीना समाप्त हो जाएगा, आखिरी दिन। देखिए, आज क्वेश्चन नंबर का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है, बताइए। अगला कि हाल ही में किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, आंसर बताइए। नेक्स्ट है कि धर्म गार्जियन किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बताइए। और चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है, बताइए। पांचवा प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों का। पहला प्रश्न था कि थम्सअप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो देखिए, शाहरुख खान को थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अभी हाल ही में ऋषभ पंत को डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और देखिए, जो आपका विश्व क्षय रोग दिवस है यानी कि वर्ल्ड टीबी डे है, ये 24 मार्च को मनाया गया। और जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की गई बिहाली में जम्मू और कश्मीर राज्य में, ठीक है। तो भारत सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में बिहाली में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की।
और देखिए अभी हाल ही में लिथुआनिया के जो राष्ट्रपति हैं गीतानस नौसेदा, इन्होंने लिथुआनिया में जो है आपातकाल घोषित कर दिया, क्योंकि यूक्रेन में और रसिया में युद्ध चल रहा है, तो सटा हुआ देश है, इसलिए वहाँ पे संकट हो सकता है, मतलब हमले हमले का असर पड़ सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।